हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 16। हमने ऑलरेडी ग्रुप 17 ग्रुप 18 कंप्लीट कर दिया। हम जा रहे हैं शुरू करने ग्रुप 16। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, और इसको क्या बोलते हैं हम? चैल्को चेन। क्लियर है? चलिए ग्रुप 16 में जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? ओल्ड, याद करने का जो रूल्स मैं आपको सिखाया था, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे, OSSETPO, ये हमारे पूरे के पूरे क्या हो गए? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हो गए। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में जो आपके एग्जाम पर्पस जेई और मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या है? ऑक्सीजन। ये किस किस फॉर्म में होता है? तो ऑक्सीजन अपना फॉर्म होता है, एक O2 फॉर्म में होता है, एक O3 के फॉर्म में होता है। क्लियर? यहाँ तक आप सबको पता होगा। अब देखिए जो O2 फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। ये वाला पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब कैसे होता है ये पैरामैग्नेटिक? मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था। उसमें आपको याद है मैं सिखाया था सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। उससे जब आप इलेक्ट्रॉन फुलफिल करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। O2 कलरलेस है, बिल्कुल सही। आपको पता है कि मैं ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करता हूं लेकिन वो कहीं मेरे को दिखता नहीं, मतलब ये आपको एक कलरलेस गैस है। और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं O3। O3 को हम बोलते हैं ओजोन। ये आपका होता है डाई मैग्नेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई मैग्नेटिक? डाई मैग्नेटिक मीन्स इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अगर लिक्विड में होता है तो इसका कलर होता है डार्क ब्लू, अगर सॉलिड फॉर्म में रहा तो ये होता है वायलेट ब्लैक, एंड अगर गैस फॉर्म में रहा तो ये रहेगा आपका पेल ब्लू। क्लियर? नेक्स्ट, इट कॉजेज हेडेक एंड नॉसिया। इसके O3 से जो ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है वो एक होता है हेडेक एंड नॉसिया, और जो O3 होता है इट इज़ थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल। अगर हम जेई और नीट की पर्पस से बात करें तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अंडरलाइन कर दिया और जो हमने ब्रैकेट एंड टिक लगाया। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। आप किसी भी ईयर का अगर क्वेश्चंस आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप में पिंग करना, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिख जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के। सल्फर क्या? सल्फर ये 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। दूसरा है रोम्बोहेड्रल सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर बोलते हैं। तीसरा प्लास्टिक सल्फर, चौथा कोलाइडल सल्फर, और पांचवा मिल्क ऑफ सल्फर। ये 5 तरह के हमारे सल्फर हैं। अगर हम बात करेंगे पोलिनियम का तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर, मतलब इसको हम रिएक्शन में अगर लेंगे बहुत लॉन्ग, बहुत ह्यूज एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है? अब देखिए, अब मैं ये आता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा सल्फर के बारे में कुछ इनके आपस में लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं इसको एक एक करके समझूंगा। क्या लिखे हैं कि अल्फ़ा सल्फर, जिसको आप क्या बोलते हो? ये रोम्बोहेड्रल सल्फर, एंड बीटा सल्फर मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर। दिस बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल विथ ए टेम्परेचर ऑफ 95.5 डिग्री सेल्सियस। ये 95.5 डिग्री पर एक दूसरे आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? देखो मैंने यहाँ लिख दिया, जब आपस में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब कि ये आपका इक्विलिब्रियम पर है। अरे समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ?
यानी अल्फा सल्फर कब होगा? जब टेम्परेचर बिलो 95.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर आप कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा सल्फर में। तो अल्फा से बीटा सल्फर जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बीटा से अल्फा जाओगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब कभी कभी आपके ये सब भी क्वेश्चन जेई में आते हैं, डायग्राम तो नहीं आते हैं, लेकिन डायग्राम से क्या होता है कि एक हमें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप कोई भी मूवी देखते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जो भी हो, तो जब मूवी स्टार्ट हो जाती है तो वो हर समय जो भी उसमें एक्टर और एक्ट्रेस सबका वो नाम नहीं बोलता है कि ये एक्ट्रेस ये हैं, वो आप देख कर समझ जाओगे कि ओ हो ये अमिताभ बच्चन है, ओ हो दिस इज शाहरुख खान। क्यों? क्योंकि आपने उनके फेस को देखा है। सेम, जब तक आप अगर डायग्राम बना के इनको नहीं देखोगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन मेडिकल और जेई मेंस में आता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर जो बीटा है इसका शेप कैसा होता है, तो कैसा होगा? हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। रोम्बोहेड्रल सल्फर, इसको अल्फा बोलते हैं, इसका कौन सा फॉर्म होता है? रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। कुछ समझ सबको आ रही है? एक बार आप इसको वीडियो को यहाँ तक पॉज करें, पूरे के पूरे कॉपी करें और एक बार पढ़ें, तब जाके आप दूसरे स्लाइड को देखिएगा। क्लियर? फास्ट। चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड मेडिकल, कुछ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जिनके नाम, चार्ज, स्ट्रक्चर, हाइब्रिड वो हमेशा पूछ सकते हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये हर जगह बिखरे हुए हैं। मैं सबको एक जगह करके आपको परफेक्ट टेबल बनवाऊंगा, ताकि आप लास्ट समय में जब रिवाइज करोगे इमीडिएट फटाफट सब के सब रिकॉल होते जाएंगे। सबसे पहला है H2SO3, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। अब H2SO3 पर सल्फर पर चार्ज कितना होता है? +4। आपको चार्ज निकालने आता है, ऑलरेडी हम लोग रिडॉक्स में चार्ज निकालना सीखे थे। इसका स्ट्रक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, जेई और नीट के लिए। अब देखो, सल्फर का ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसका हम बोलेंगे हाइब्रिड। क्या आपको पता है सर कैसे आप निकालते हो हाइब्रिड? हाइब्रिड निकालते हो बाय द हेल्प ऑफ एस्टेरिक नंबर, और ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 1 2 3 और लोन पेयर 1, 4 हुआ, यानी sp3। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आते हैं H2S2O2। H2S2O2 सो क्या इसको हम बोलते हैं? थायोसल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? थायोसल्फ्यूरस एसिड। अगर इस पर हम सल्फर का चार्ज निकालें तो वो होता है +1। अगर इसकी हम बात करें ऑफ स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा? ये इसका बन गया स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हाइब्रिड का, फिर से वही क्या हम देखेंगे? आई हैव टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, जो क्या होता है आपका? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, लोन पेयर 1 4, sp3। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्या मैं बोला? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ये क्या होता है? H2S2O4। H2S2O4। इसमें अगर मैं सल्फर का चार्ज निकालूँ तो ये होता है +3। ये उसका रहा स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। और ये याद कैसे होगा? आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। मैन हो, वुमेन हो, एनिमल हो, एनीवन परफेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर सल्फर 2 है, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ बोथ द सल्फर? बोथ सल्फर हैज sp3 हाइब्रिड। अगर हम बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड क्या फार्मूला होती है इसका? H2S2O5।
चार्ज ऑन सल्फर इज +4। ये रहा उसका स्ट्रक्चर। अगर इसमें हम पूछें कि दोनों सल्फर का हाइब्रिड क्या है तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड। आप इसको एक बार ज़रूर इसको ड्रॉ करें, बार बार ड्रॉ करें, काउंट करें, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 तो sp3, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लोन पेयर 4 sp3। बार बार आप इसको लिखें, रिवाइज करें, तब जाके आपके ये मेमोरी में एक जगह सेट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला होता है H2SO4। चार्ज ऑन सल्फर कितना होता है, +6। अगर मैं बात कर रहा इसका स्ट्रक्चर का तो वो क्या होता है, S, ये उसका हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें बेटा इसका हाइब्रिड क्या है तो क्या देखोगे, फिर से सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिड आपका हो गया। नेक्स्ट होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, H2S2O3। चार्ज ऑफ सल्फर इज +6। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ये रहा मेरा क्या, दिस इज माय स्ट्रक्चर। अगर इसका हम बात करें बेटा इसका हाइब्रिड क्या होगा तो आप क्या करोगे, फिर से वही बात, स्टेरिक नंबर निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिड। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट और जेई मेंस के तो बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, पूरे के पूरे एक बार वीडियो को पॉज करो, पूरे कॉपी करो, एक बार फिर से सारे का डायग्राम खुद से बनाओ देखकर, तभी आपको ये याद रहेगा लंबे समय तक। क्लियर है, कॉपी इट। चलिए ये कुछ और नेक्स्ट हैं कंपाउंड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला क्या आ गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या फार्मूला है, H2S2O7। चार्ज ऑन सल्फर कितना हो गया, +6। इसका ये रहा स्ट्रक्चर और हर एक सल्फर का हाइब्रिड कितना हो गया, sp3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट। नेक्स्ट है डाईथायोनिक एसिड। फार्मूला H2S2O6। चार्ज ऑन सल्फर कितना होता है, +5। ये रहा उसका स्ट्रक्चर। हर एक सल्फर का हाइब्रिड sp3 होगा। क्यों, कैसे निकालोगे हाइब्रिड, स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, लोन पेयर 0, sp3। नेक्स्ट है पॉलीथायोनिक एसिड। फार्मूला होता है H2SnO6, जहाँ पर n कैन वेरी फ्रॉम 1 to 6। चार्ज ऑन सल्फर होता है +5। ये उसका रहा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑलमोस्ट बार बार आता है, कैरोस एसिड। ये जेई मेंस में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है। नीट पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैरोस एसिड और पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, H2SO5। चार्ज ऑन सल्फर इज +6। ये रहा उसका स्ट्रक्चर। देखो OO को बोलते हैं पेरोक्सी, इसीलिए नाम है इसका मोनोपेरोक्सी एसिड। सल्फर का हाइब्रिड sp3 है। नेक्स्ट है पेरोक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। फार्मूला क्या है, H2S2O8। चार्ज ऑन सल्फर इज +6। क्या इसका है स्ट्रक्चर, ये हो गया, ये वाला इसका कंप्लीट क्या हो गया, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इसमें हर एक सल्फर कितना हाइब्रिड है, sp3। तो ये एक ग्रुप 16 में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको इसको बार बार ड्रॉ करके रिवाइज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल वाले के लिए तो 1 या 2 मीन्स 4 4 8 नंबर तो ईजिली आएंगे, और जेई मेंस वाले तो कभी कभी सर 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ईजिली आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं रहा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, आप पढ़ोगे भी नहीं तो मार्क्स भी नहीं आने वाले हैं। और मुझे पता है कि बच्चे थोड़ा बहुत दिल के बड़े होते हैं, तो नंबर दान नहीं करना है, नंबर लेकर आना है। नंबर देने में दानी बाबा नहीं बनने का। क्लियर है, कॉपी करें, समझे इसको, वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें। आइए नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला होता है H2SO4। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ऑप्शंस में भी आएंगे, कौन सा ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है वो सब इसमें से आते हैं। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन।
और इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, किंग ऑफ केमिकल मतलब H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब H2SO4। सबको समझ में आया? चलिए, H2SO4 इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल या H2SO4। समझ में आया? चलिए, नाउ ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ SO2 बाय बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर। मतलब आप चाहे सल्फ़र को गर्म करो या सल्फाइड ओर, मतलब जहाँ पर सल्फ़र के अलावा बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं, उन दोनों को अगर, अब देखो ये सल्फ़र रहा, इसको आपने हीट किया, SO2 बना। अब देखो ये सल्फ़र है विद द हेल्प ऑफ आयरन, जिसको हम बोलते हैं आयरन पाइराइट। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ देखना पड़ेगा। तो ये हो गया सल्फ़र इन ओर। तो जब इसको भी गर्म करेंगे तो हमें SO2 मिलेगा। क्लियर है? दूसरा क्या बोला गया है? कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बाय एयर टू गिव SO3। मतलब SO2 को अगर आप O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अब देखो क्या हुआ। पहले आप इसका मीनिंग समझो। हमने क्या लिखा है? कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो SO2 के पास 2 ऑक्सीजन है, SO3 के पास 3 ऑक्सीजन है। तो SO2 ने क्या किया? एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, एक को गेन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैटेलिटिक। मतलब क्यों हुआ? ये पूरा प्रोसेस कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि आपका तो SO3 बन गया, और SO3 बनने के बाद अब क्या देख रहे हो कि हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज मतलब इसे क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब ये सिस्टम स्टेबल है, हीट रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है, सिस्टम स्टेबल है। क्लियर? चलिए, अब क्या लिखे हैं? द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। अब SO3 किस कंडीशन में बहुत अधिक से अधिक चाहिए? क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये आपके लैब में नहीं होता, ये इंडस्ट्री में होता है। और जिस तरह लैब में आप लोग रिएक्शन करते हो टेस्ट ट्यूब में, इंडस्ट्रीज में रिएक्शन आपके टेस्ट ट्यूब में नहीं होते, वहाँ बहुत बड़े बड़े बकेट में होते हैं। बिकॉज देयर वी नीड एवरीथिंग इन लार्ज अमाउंट। पहला क्या लिखा गया है? हाई प्रेशर। क्या लिखा गया? हाई प्रेशर। अब मैंने आपको इक्विलिब्रियम में ये सब टर्म्स बताए थे कि सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, हेंस हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन। इन एक्चुअल अ प्रेशर ऑफ 2 बार इज यूज्ड। मीन्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो एक्चुअल में 2 बार का होता है, 2 बार वाले यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? लो टेम्परेचर। हम क्या बोल रहे हैं? द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पर डेल H माइनस है ना, मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो क्या बोले? द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर लो टेम्परेचर इज फेवर्ड। यूज ऑफ कैटलिस्ट हम क्या बोले हैं? हमने यहाँ क्या बोला है? कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब कुछ ना कुछ हम कैटलिस्ट लेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए हैं तो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अफेक्ट मतलब इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन, अगर आप वाटर बॉयल कर रहे हो और उसमें अगर आपने थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वाटर विल बॉयल एट ए फास्टर रेट। तो हम यहाँ पर सॉल्ट एक्ट किया एज ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपने अपने जो घर में जो विंडो के पैन्स होते हैं, इट इज़ मेड ऑफ आयरन, यू पेंट इट,
you do a coating of paint. Why? So that the oxygen, the moisture will not be able to rust it. मतलब आपने पेंट क्यों किया? तो देयर पेंट इज वर्किंग एज ए कैटेलिस्ट टू डिक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो कैटेलिस्ट का मीनिंग कभी ये मत बोलना कि हर समय इंक्रीज करेगा, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन फॉर व्हाट यू आर यूजिंग। तो एक लाइन में हम क्या बोलेंगे? कैटेलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वेदर आई हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर? तो कैटलिस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मेडिकल में और आईआईटी में आ चुका है। जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वो होता है V2O5 और Fe2O3। अब हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ गैसेस। टू प्रिवेंट द पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ये सब पॉइजन, ये सब गैस को पॉइजन कर देते हैं। द गैस मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज ऑफ AS2O3, डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर्स। AS2O3 ये सब क्या होते हैं? ये सब कुछ इम्प्योरिटीज़ गैस होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो इनसे हम जो भी हमारा SO3 हुआ उसको हम मिक्सिंग करने से रोकते हैं ताकि हमारा गैस क्या हो जाए? प्योर, नहीं तो क्या हो जाएगा? पॉइजनिंग हो जाएगा। टू हैव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3, O2 इज़ यूज्ड इन एक्सेस। ये तो बात सही है, जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट लोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। Absorption of SO3 in 98% H2SO4 forms oleum। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर SO3 को आप अगर H2SO4 में अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ओलियम, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H2S2O7। फार्मूला ऑफ ओलियम कभी कभी एग्जाम में पूछता है, H2S2O7। अब क्या लिखा है कि डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। यही ओलियम में जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो जितना कंसंट्रेशन का आपको एसिड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है? डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करना। तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, हमने ओलियम में वाटर ऐड किया, क्यों? टू गेट द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन, जितना आपको चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? जिसमें वाटर कम है, जितना आपको चाहिए उतना ही वाटर ऐड करो, वैसा आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ये जो नोट लिखे हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मिलता है ये आपको 96 से 98% ही प्योर होता है। कितना? 96 से 98% ही प्योर होता है। पूरा 100% प्योर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कुछ आपके इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। हाँ, आप ट्राई कर रहे हो कि ये मिक्स ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेशियो रहेगा जो मिक्स कर जाएगा, वो आपको प्योरिटी को कम करेगा। इसीलिए हमने क्या बोला? इज ओनली 96 to 98% प्योर। क्लियर है? एक बार आप कॉपी करें इसको और एक बार इसको जरूर रीडिंग लगाए। गो थ्रू इट फास्ट। हाँ, आइए नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे पहला है एसिडिक कैरेक्टर। कैसे होता है, क्या है, पहले आप समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लिखे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2, इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहाँ वाटर हो, H2SO4 आयोनाइजेज इन 2 स्टेप। बिल्कुल सही, फिर से वही वाला बात। मान लीजिए अगर आपको खाने में 10 रोटी दिया जाए तो आप एक एक करके रोटी खाओगे ना, कि एक साथ एक के लिए सब खा जाओगे? नहीं, वन टाइम में आप केवल एक रोटी खाओगे। तो वही बात है, मुझे पता है कि H2SO4 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन एक समय में केवल एक ही हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखो H2SO4 एक्वस में केवल एक H हटेगा, बन जाएगा HSO4 माइनस। फिर से यही दूसरी बार रिएक्ट करेगा, एक और H हटेगा और क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस 2। मतलब 2 H है जो एक एक करके निकलेगा। एक बार में एक H, नेक्स्ट बार में दूसरी H वाला रिमूव हो जाएगा। अब ये पूछा गया है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? अब देखो आप, ये वाला तो प्योर एसिड है तो ये K वाला प्योर एसिडिक होगा, लेकिन ये वाला क्या है? जब एसिड से आप H निकाल देते हो तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस।
तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर आ गया, तो डेफिनेटली Ka1 का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Ka2। और क्या होगा, जिसका लार्जर इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस Ka1 स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, इसीलिए H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक। डाई एसिडिक क्यों नहीं बोलते हैं, डाई बेसिक क्यों बोलते हैं, डाई मीन्स 2H और बेसिक मीन्स एसिड से H निकलेगा तो बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शंस हैं। जैसे पहला क्या लिखा गया है कि अगर MX को आपने रिएक्ट किया H2SO4, आपको पता है कि ये मेटल है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मेटल क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड, और ये एसिड है तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, या आयन का एक्सचेंज होगा। तो M जाएगा SO4, H जाएगा X के साथ, M2SO4 प्लस 2HX, जहाँ M क्या हो गया मेटल, X क्या हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन एंड NO3 सो ऑन। ये तीन हमने एग्जाम्पल इसके ऊपर दिए। जैसे मान लो मैंने लिया NaCl प्लस H2SO4, तो क्या होगा आयन एक्सचेंज, Na2SO4 प्लस HCl। हमने लिया NaNO3 H2SO4, तो क्या हो जाएगा फिर से आयन एक्सचेंज, Na2SO4 प्लस HNO3, CaF2 प्लस H2SO4, फिर से आयन एक्सचेंज कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। बस इसमें केवल आयन एक्सचेंज है। नेक्स्ट कह रहा है कि H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये किसी जो सब्सटेंस से वाटर को निकाल देता है, वाटर को वहाँ से दूर कर देता है। तो वाटर दूर कब करेगा, जब पहले उसमें वाटर हो तभी दूर करेगा। तो अगर हम बात करें तो देखो मैं क्या लिखा कि इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे हमने लिया है CuSO4.5H2 हो, वाटर है तो मैंने क्या लिख दिया हाइड्रेटेड सॉल्ट। जब इसमें आपने डाला कॉन्क H2SO4 तो क्या किया, इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या बन गया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर सेपरेट हो गया। वैसे यहाँ पर हम लिए हैं C12H22O11, इसमें अगर हमने डाल दिया कॉन्क H2SO4 तो इसने क्या किया, इस कार्बन से वाटर को निकाल दिया और कार्बन को अकेला छोड़ दिया। सिंपल, अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप क्या करो, कभी आप ना वाटर और शुगर को मिक्स करके आप एक पैन में उसको हीट करो, पूरे लॉन्ग आवर तक हीट करो, तो आप क्या देखोगे, लास्ट में देखोगे ना कि पूरे वाटर इवापोरेट कर गए और ब्लैक मटेरियल्स उस पैन में बच गया। मतलब वो ब्लैक मटेरियल नहीं है, वो कार्बन लेफ्ट हो गया, वाटर इवापोरेट, वही रिएक्शन है। जब आपने इसमें डाल दिया कॉन्क H2SO4 तो क्या हुआ, वाटर धीरे धीरे करके सब इवापोरेट कर गए और आपको क्या बच गया, कार्बन ब्लैक कलर सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं, कार्बन। समझ में आया, फटाफट कॉपी करो इसको। आइए अब ये आपके कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है जो आपके NCERT में दिए हैं। अब अगर आप कैसे इसका रिएक्शन याद रखोगे, क्या करोगे, हम तो बोलते हैं याद ही क्यों करना, केवल क्या करना है आपको, मैकेनिज्म समझ जाना। हमने क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ H2SO4। देखो एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझो और लिखो। सबसे पहला, अगर हमें दिया गया है कॉपर प्लस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है, चलो हमें पता है H2SO4 का अगर मैं आयनिक पार्ट लिखूं तो ये एसिडिक H जब दोनों निकल जाएगा तो एक H तो एक प्लस, दो H तो दो माइनस, तो आयनिक पार्ट इसका बनता है SO4 -2। अब देखो दिस इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन, यानी SO4 SO2 में रिड्यूस होगा। अब हम कैसे माने कि ये रिडक्शन हो रहा है, हम कैसे जाने, तो हम क्या देखेंगे, रिडक्शन मीन्स ऑलवेज डिक्रीज इन चार्ज। अगर यहाँ बात हम करें तो 4 2 8, यहाँ सल्फर +6 पर है और यहाँ सल्फर +4 पर है, डेफिनेटली यहाँ चार्ज की डिक्रीमेंट हुई है।
अरे हाँ कि ना? तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब इसको हम किससे बैलेंस करेंगे? जो सिखाए थे आपको हम, आओ हरियाणा चले। कहाँ चले? हरियाणा चले। तो क्या होगा? सल्फर 1 सल्फर 1। अब हम O को बैलेंस करेंगे। यहाँ O 4 है, यहाँ O पर 2 है, तो क्या करेंगे इधर हम? यहाँ पर हम 2 वाटर को ऐड करेंगे। जितना वाटर ऐड करेंगे उसके डबल हम क्या ऐड करेंगे? H प्लस। अब H को बैलेंस करो, H यहाँ 4, H यहाँ 4 है। चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज यहाँ हो गया +4 एंड -2। कितना हो गया? +2। और यहाँ चार्ज आपका हो गया 0। तो क्या करोगे आप? यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। ये हमारा पहला हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये किससे कर रहा है? कॉपर से। तो ये तो आपकी नॉर्मल कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए कि अगर ऊपर वाला रिएक्शन रिडक्शन हो गया तो नीचे वाले डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब नीचे वाला क्या होगा? इट शुड बी ऑक्सीडेशन। तो कॉपर विल कन्वर्ट टू कॉपर +2। अब देखो यहाँ कॉपर 0, यहाँ कॉपर +2। इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब क्या करोगे? इसको आप बैलेंस कर दो। कॉपर 1 बैलेंस है ये वाला, क्लियर है? और कुछ नहीं। चार्ज यहाँ पर कितना है? कॉपर +2 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे। चार्ज बैलेंस हो गया। इनको आप जोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल। क्या बच गया आपका? 4H प्लस SO4 -2 प्लस कॉपर इज गिविंग SO2 प्लस कॉपर +2 +2 वाटर। अब ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप याद करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, बट इफ़ यू गो बाय मैकेनिज्म यू कैन वेरी इजीली कॉपी इट। फटाफट कॉपी करो इसको, जल्दी कॉपी करो। चलो पॉज कर लो वीडियो, कॉपी करो। दूसरे में आता हूं मैं। क्या लिखा है? सल्फर प्लस H2SO4, सल्फर प्लस कॉन्ग H2SO4। ये क्या देगा? फिर से वही बात, SO4 -2 मेरे को क्या देगा? SO2। बैलेंस करो इसको। S1 O4 है, यहाँ पर आप ले लोगे 2H2O, यहाँ पर आप लोगे 4H+, साथ में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, सल्फर विल कन्वर्ट टू SO2। सल्फर 1 सही है, यहाँ O2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर, जितना वाटर ऐड करेंगे उसका डबल H+। बैलेंस करो, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पर कितना आ गया? 4+, तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ऊपर वाला रिएक्शन क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8H+, 2SO4 -2 is giving 2SO2 प्लस 4H2O, और इसमें इसको आप ऐड कर दो। 2H2O प्लस ऑफ सल्फर is giving SO2 प्लस ऑफ 4H प्लस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका रिमेन हो गया 8H प्लस ऑफ 2SO4 -2 प्लस ऑफ 2H2O प्लस ऑफ सल्फर इज गिविंग 2 + 1 3SO2 प्लस 4H2O
प्लस ऑफ 4H प्लस। अब आप देखो यहाँ H प्लस 8 है, यहाँ H प्लस 4 है, तो आप यहाँ से 4 को हटा दो और यहाँ पर 4 कर दो, नो प्रॉब्लम, माइनस हो गया। यहाँ वाटर 2, यहाँ वाटर 2, तो यहाँ से आप वाटर को रिमूव कर दो और यहाँ पर आप वाटर को कर दो 2। तो ये हमारा रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो इसको याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक बार फटाफट कॉपी करो इसको पॉज लेके। चलो लास्ट वाला में आता हूं मैं। लास्ट में क्या लिखा है, कार्बन प्लस H2SO4, कार्बन प्लस कॉम H2SO4, फिर से वही SO4 माइनस 2 विल कन्वर्ट टू SO2, साथ में यहाँ पर आ जाएगा 2 वाटर और यहाँ पर आ जाएगा 4H प्लस और साथ में यहाँ आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस से पता है। फिर कार्बन विल ऑक्सीडाइज टू CO2, कार्बन एक, कार्बन यहाँ O2 है, तो आप यहाँ पर 2 वाटर ले लो, 2 वाटर है तो आप यहाँ पर 4H प्लस ले लो, देखो सब बैलेंस हो गया चार्ज। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, यहाँ 2 यहाँ 4। आपको पता है कि ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ 4 यहाँ 2, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये वाला मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 2 जा 8H प्लस 2SO4 माइनस 2 is giving 2SO2 प्लस 4H2O, और ये हो जाएगा आपका 2H2O प्लस कार्बन is giving CO2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये और ये आपका हो गया कैंसिल, और क्या बचेगा, 8 में से 4 गया, ये बचेगा आपका 4H प्लस 2 वाटर, तो वो उधर जाएगा, ये बचेगा 4 8 प्लस कार्बन प्लस 2SO4 माइनस 2 इज गिविंग 2SO2 प्लस ऑफ CO2। देखो वाटर यहाँ 4 यहाँ 2, तो माइनस होगा तो क्या बचेगा 2H2O। अब ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, केवल एनसीईआरटी में ये लास्ट रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आप फिर से इसको अगर आप मेमोराइज करने बैठोगे तो हो सके कुछ दिन बाद भूल जाओ, लेकिन अगर आपको स्टेप पता है तो ये आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर है? आप इसको देखें, खुद मैकेनिज्म लिखो, कॉपी करो फास्ट।